स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसने कहा कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। ठीक है ना। देखो जी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली जो सेट आर है वो एक इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर्स आर बेसिकली द इनफाइनाइट। समझ आ रही है? एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो उसने हमसे पूछा है कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये आर क्रॉस आर यानी कि आर की आर से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट की उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी इनफाइनाइट, ऑब्वियसली ये भी सेमी सेट है तो ये भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट सेट आएगा। इनफाइनाइट सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स का ही सेट होगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो आर क्रॉस आर जो भी हमें देगा वो इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। ये बात आपको क्लियर है? अब सुनो, हमने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट को। एक हमने बताया था कि जब एक फाइनाइट सेट है ए और एक बी सेट है, मतलब हमने बताया था कि एक तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लाइक वहाँ पे जो है हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 था, तो हमने 1 4 1 5 1 6 कर दिया, 2 4 2 5 2 6 कर दिया था, है ना। 3 4 3 5 3 6। उसके बाद हमने बताया था कि एनसीईआरटी ने कैसे रिप्रेजेंट करा है ना। जो ए सेट के एलिमेंट्स हो उनको यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरह, ऑल्दो एक्स एक्सिस नहीं था बट एक्स एक्सिस के पे रिप्रेजेंट कर दिया था, और जो बी सेट के एलिमेंट है उनको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया था। और उसके बाद जैसे सपोज ये 1 2 3 था, ठीक है ना, और ये 4 5 6 था, तो इन्होंने 4 5 6 1 2 3 और ये पॉइंट्स को जब उन्होंने मान लिया था तब हमने जो है इसको हटा दिया था। हमने कहा था भैया एक्स एक्सिस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अभी ए और बी सेट में 1 2 और 3 है, 4 5 और 6 है। अगर हम एक्स एक्सिस मानते, है ना, लेट्स सपोज दैट ए सेट हो जाता दिल्ली, है ना, दिल्ली, या फिर तीन वो मान लेते, अल्फाबेट्स मान लेते, डी ई एफ मान लेते, तो अब उसको आप एक्स एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते? बात ये थी, बिकॉज एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे बात क्या है कि एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन बेसिकली, है ना। तो उस टाइम पे डी ई एफ को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमने कहा था कि इफ ही फिलहाल इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना मानते हुए उसको कंसीडर कर रहे हैं हम, है ना, कि लाइक इस एक्सिस पे हम 1 2 3 एलिमेंट ले रहे हैं और इस एक्सिस पे 4 5 6, और हमने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया था। फिर हमने कहा था भाई ये कोऑर्डिनेट कुछ 1 4 होगा, ये 1 5 होगा और ये 1 6 होगा। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं हम उठा के क्या बना देते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते थे। ये चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीज़ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आगे काम आएगी। तो बेसिकली अब वो काम आने वाली है। अब मेरी बात सुनो, इनफाइनाइट सेट है। अब जो आर सेट है वो बेसिकली क्या है? नंबर्स है ना। अब वो जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, एंड वी कैन श्योरली से कि नाउ दिस आर सेट, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। तो अब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज हर एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर्स हैं और वो सारे नंबर्स मिलके क्या बनाएंगे? एक्स एक्सिस बनाएंगे ऑब्वियसली। ऐसी जो दूसरा सेट है वो इनफाइनाइट सेट है और इसको हमने क्या कह दिया? वो वाई एक्सिस है ना। यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश, ये एक्स डैश और एक्स। अब सुनो, इस एक्सिस पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है यार, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इस एक्सिस पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स। बात समझो, मैं कभी एलिमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो तब हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें? सेट की कॉन्टेक्स्ट में। जब हम इनफाइनाइट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? रियल नंबर्स। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स हैं वही तो सेट के एलिमेंट्स हैं। तो बात सुनो, इस सेट पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स और वी कैन से इनफाइनाइट रियल नंबर्स। इस एक्सिस पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स और वी कैन से इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो अब बात करो ऑर्डर्ड पेयर की। तो एक बात सुनो, 1 1 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, 2 2 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, -1 -1 ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? आपको एक बात बता दूं, 0.5 0.5
ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर है। 0.6 0.6 0.7 0.7 ऐसी, इसका मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। चेक कर लो, क्योंकि किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करो और उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो ये भी एक रियल नंबर होगा और ये भी एक रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब हम जिन ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमें क्या दे रहे हैं? हम जिन ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स समझते हो ना? ये कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है ना, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या दे रहा है? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। और इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर है तो बेसिकली इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या दे रहे होंगे? इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या दे रहे होंगे? इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। बहुत प्यार से समझना है आपको। ये ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और कितने पॉइंट्स हैं पॉसिबल? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। क्यों? मैंने आपको बता दिया, अगर आप 4 और 5 के बीच की भी बात करो तो 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो क्या होंगे भाई? जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली हर पॉइंट का एक क्या होगा? कोऑर्डिनेट होंगे 2, है ना, वही क्या ऑर्डर्ड पेयर। तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। और ये सारे पॉइंट मिलके क्या दे रहे हैं हमें? एक पूरा का पूरा प्लेन दे रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्लेन है पूरा, तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे, है ना, कितने भी पॉइंट होंगे, उन सब पॉइंट्स का क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट्स होंगे। और वो क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर की तरह से ट्रीट करेगा। तो बेसिकली आर क्रॉस आर हमें क्या दे रहा है? सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। वैसे तो ये सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स देता है, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स देता है, बट ये ऑर्डर पेयर क्या दे रहा है हमें? ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट दे रहे हैं। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स, इतने सारे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो बेसिकली क्या है? वो सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक 2 डायमेंशनल प्लेन बना रहे हैं। तो बेसिकली आर क्रॉस आर, सिंपली वी कैन से इट रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ये था इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी, ठीक है ना, कि आर क्रॉस आर ने हमें क्या दिया? ये सारे पॉइंट्स, आर क्रॉस आर ने हमें क्या दिया? बेसिकली ये सारे पॉइंट्स दे दिए जो 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं। समझना क्या है जी? हमने कहा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या देता है? हमें ऑर्डर्ड पेयर्स देता है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या देता है? हमें ऑर्डर्ड पेयर्स देता है। बट क्योंकि ये सेट भी इनफाइनाइट सेट, ये सेट भी इनफाइनाइट सेट, तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। एक इनफाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? लेट्स सपोज दैट ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इस केस में, हालांकि हर केस में नहीं कह रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर केस में, आर क्रॉस आर के केस में ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दे रहे हैं। और क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट होगा। और जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो उन सब का सेट हमें क्या दे रहा है? इस बिंदु को मिलाओ ना, ऐसे ऐसे मिलाते रहो। तो बेसिकली देखो आपके पास ये नहीं आ गया, और ये क्या है? ये एक प्लेन है। और इस प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं? ऑल पॉइंट्स, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर इज गिविंग अस व्हाट? इट रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। अब बात करते हैं कि आर क्रॉस आर हमें क्या देगा। पहली बात तो आर एक इनफाइनाइट सेट है और उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के साथ, फिर आर के साथ, तो बेसिकली हमें क्या देने वाले हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देने वाले हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देने वाले हैं हमें। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ क्योंकि आर एक इनफाइनाइट सेट है
और ये भी इनफाइनाइट सेट और ये भी इनफाइनाइट सेट है, तो इससे जो हमें सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा। तो ये बात समझ में आई कि R क्रॉस R क्रॉस R से हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखो इनका जो सिग्निफिकेंस है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। इस पहले सेट R को हमने एज ए एक्स एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, और एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, वो सारे रियल नंबर्स क्या हैं, इस पर्टिकुलर सेट के, ठीक है ना। फिर दूसरा सेट हमने y जो है इस दूसरे सेट को डेडिकेट कर दिया, और ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या मिलके क्या बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे। तीसरा सेट बचता है रियल नंबर्स का, अगेन ये एक तीसरा एक्सिस बनाएगा एंड दैट विल बी z एक्सिस, ठीक है ना। अब अगर आपने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है ना, हालांकि वो 12th चैप्टर है 11th क्लास में, तो मे भी शायद आपने ना पढ़ा हो, मे भी शायद आपने पढ़ा हो थोड़ा, तो अगर आपको 3D की नॉलेज है थोड़ी सी भी, तो अब क्या होगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम बन गया एक, और 3 डायमेंशनल सिस्टम में कोई भी पॉइंट के क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो अब जो है एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। और जो पॉइंट ये है, आप समझो, देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना आपको, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो किसी भी पॉइंट के लेट्स सपोज इट P पॉइंट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। शायद छोटा पड़ गया थोड़ा सा कुछ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा उसको, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इतने एरिया को जूम करके दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज इट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये भी पॉइंट 1 है ना, कोई भी रियल नंबर पॉइंट हो सकता है 1, ये भी 1। तो शायद आपको 3D अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो शायद फील नहीं कर पाओगे आप। तो ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1 1 1। जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होते थे 1 1, और हमने क्या बताया था, बेसिकली ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और क्योंकि R क्रॉस R का केस है तो यही ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हो गया। तो मतलब समझो 3 डायमेंशनल सिस्टम में किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, और बेसिकली ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। बात समझ में आ रही है, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है और ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ही क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D सिस्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 3D सिस्टम। तो एक बात सुनो, ये ऐसा एक पॉइंट है। अब ये देखो कि ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल होंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमें क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट है, इनफाइनाइट ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो ऑब्वियसली क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हैं। तो ये आप देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3D को अगर फील करना है तो लाइक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और मैं कहाँ खड़ा हूं, स्पेस में खड़ा हूं, दैट इज 3D स्पेस, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है कि जो स्पेस में किसी पॉइंट, लाइक सपोज जिस पॉइंट पे कैमरा रखा हुआ है वो भी एक 3D स्पेस के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है ना। ये मार्कर के टिप की बात करें तो इसकी इस वाले एक्सिस से कुछ और दूरी है, इस एक्सिस से कुछ और दूरी है ना, और उस एक्सिस से कुछ और दूरी है, दैट इज 3D। तो जब आपको 3D की नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा कि देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स इन स्पेस। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और हर पॉइंट के क्या होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो 3 कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना। और मैंने ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में क्या बताया है कि जो ऑर्डर ट्रिपलेट होता है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D। तो बेसिकली अगर इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे तो मैं इस बात को ये भी कह सकता हूं कि ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D स्पेस, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ 3D स्पेस। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस, ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस, ठीक है ना, फील करने की बात है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 4, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए एंड बी। तो देखो एक बात सुनो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी है, ठीक है ना, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। ध्यान रहे हमेशा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होता है दैट विल बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, और जो दूसरा एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर में दैट बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। तो पहला एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर में वो पहले सेट से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर में वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो देखो P बिलोंग्स टू A एंड M बिलोंग्स टू A, एक तो ये हमारे पास आया, और Q बिलोंग्स टू B और R बिलोंग्स टू B। उसके बाद तो रिपीट ही हो रहा है ना, QR। तो बेसिकली P और M होगा A सेट में, P और M, और B सेट में Q और R। और क्योंकि किसी भी सेट में, अब हम ऑर्डर पेयर नहीं लिख रहे हैं, हम तो सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो सेट के एलिमेंट्स को तुम आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। तो आप चाहे PM लिखो चाहे MP लिखो, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है बेसिकली, ये तो एलिमेंट्स हैं। तो वो तो हमने पता ही है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, तो हम चाहे ऐसे भी लिख दें तो भी आपका सही है, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो मैंने आपको बताया कि इससे क्या मिलेगा, हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। कैसे मिलेगा जी, देखो P है, ठीक है, अब P12 और P12, तो इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, है ना, तो एक एक करके लिखेंगे। 1 1 P क्रॉस P कितना होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है ना। अब अगेन P क्रॉस P का P के साथ, तभी तो हमारे पास P क्रॉस P आएगा। तो ये कितना है, यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 2 2 और यहाँ पे 1 2। तो देखो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह काफ़ी है। तो क्या होगा, P क्रॉस P, बेसिकली P क्रॉस P की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसका इसके साथ, तो यानी कि 1 1 1। क्या मिला हमें, ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1, फिर 2 1 2, ठीक है, फिर 2 2 1 और फिर 2 2 2। तो कितने होने चाहिए, देखो मैंने आपको कहा कि NP इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो n नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट इन P क्रॉस P इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो 8 है, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट। देखते हैं और एग्जांपल्स। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल 3 में, कह रहा 3 सेट है A B और C। तो हमें कुछ चीज़ें निकालनी है, बेसिकली इसमें है कुछ नहीं उन्होंने यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट को दोनों को मिक्स करके आपसे पूछा गया है, तो कुछ करना नहीं है आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका सोल्व, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या सिखाया हमने, सेट का सेट के साथ, तो ऑब्वियसली पहले हमें सेट का सेट के साथ करना है। ऑब्वियसली हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C नहीं करेंगे, हम पहले B इंटरसेक्शन C से एक सेट निकालेंगे, तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप खुद सोचो ना, अगर आप A क्रॉस B कर दोगे तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, फिर उसका C के साथ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, वो तो फाई आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर होगा और C में एलिमेंट्स होंगे। तो बात समझ रहे? तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, हर केस में पहले ब्रैकेट वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, नाउ फर्स्ट केस में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो B और C में क्या कॉमन है जी, ध्यान से चेक करो, 4 कॉमन है, चेक कर लो। तो A क्रॉस बेसिकली यहाँ सेट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। और A क्या है, A है 1 2 3 क्रॉस 4, तो निकाल देंगे क्या, इसमें ऑर्डर पेयर 1 4 2 4 3 4, है ना, और कुछ बचेगा ही नहीं। और ऑब्वियसली आप चेक भी कर सकते हैं, A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज व्हाट 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज व्हाट, सॉरी इस केस में B नहीं कहेंगे, है ना, तो अनदर सेट है, सपोज दैट इस सेट को हमने D कह दिया, ठीक है ना,
तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन डी सेट इज 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, या ए क्रॉस डी विल बी व्हाट 3 into 1 दैट इज 3, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, ठीक है ना। नाउ इस केस की अगर बात करें हम, तो देखो ए क्रॉस बी पहले करेंगे, ए क्रॉस बी ब्रैकेट वाला पार्ट, तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो क्या होगा, चेक करो जी, 1 3 1 4 2 3 2 4, देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ठीक है। फिर ए क्रॉस सी करो, ए क्रॉस सी क्या होगा, 1 4 1 5 1 6, है ना। एक दो प्रोडक्ट करने के बाद तो पता चल जाता है कि भाई 1 का 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ पेयर, फिर 3 का 4 के साथ 5 के साथ और 6 के साथ। अब आगे बात समझो। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। देखो बेसिकली है तो दोनों सेट ही ना, भले उनमें ऑर्डर्ड पेयर्स हो, लेकिन है तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी क्या एलिमेंट ही है। ऑर्डर्ड पेयर को भी हम क्या कहेंगे, एलिमेंट ही कहेंगे। तब सुनो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ये एलिमेंट कॉमन है या ये ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, और कुछ कॉमन है 1 5 नहीं, 1 6 नहीं, 2 4 यस 2 4 इज कॉमन, 2 5 2 6 नहीं, 3 4 भी कॉमन है, 3 5 3 6 नहीं। तो यानी कि 3 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 4 2 4 और 3 4। So this is intersection. The rest two parts you will solve on your own. So do yourself ये भी और ये भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल 1 and 2 ऑल्सो, है ना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। कह रहा है इफ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो पहला एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम होगा यानी कि इक्वल होगा, और दूसरा एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर का इक्वल होगा, यानी कि x + 1 = 3 एंड y - 2 = 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू व्हाट 3 - 1 2 एंड y = व्हाट 3 - 2 उधर जाके +2 है ना, 2 + 1 3। तो ऐसे था ये। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, वो कह रहा है कि P and Q आर द 2 सेट्स, राइट। तो P क्रॉस Q निकालना है, तो P क्रॉस Q कितना होगा जी, AR BR CR, ठीक है ना। Q क्रॉस P निकालते हैं तो कितना होगा, RA RB और RC, ठीक है ना। क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं, नहीं, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, है ना। तो यानी कि क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फॉलो नहीं होता। मतलब क्यूमुलेटिव लॉ समझ रहे हो, जैसे अगर हम बात करें 4 × 5 विल बी इक्वल टू 5 × 4, है ना, तो सिंपल प्रोडक्ट होती थी। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें क्यूमुलेटिवली, यानी कि अगर हम दोनों जो अपने जो ऑब्जेक्ट हैं उनको उल्टा कर दें, यानी कि Q इधर और P इधर, तो ऐसे करके प्रोडक्ट इक्वल नहीं बैठती। तो दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो यही था। नाउ let's proceed to the exercise 2.1. Before that, students, pause a bit to note it down.